हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बानी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी लैंग्वेज पढ़ने की सीरीज़ में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़ा। ऑपरेटर्स में हमने ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में जाना और उससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चंस किए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर किसी भी चीज़ को आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। या तो फिर आपको डायरेक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे डायरेक्ट बात कर भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को आप पुटअप करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। चीज़ों को आप अपने प्रैक्टिस में लाइए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब आज से जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोग्राम का सेगमेंट स्टार्ट होगा। आपको इस ग्रुप में, उस जगह पे, प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे आप खुद प्रैक्टिस करें। लेकिन देखो दोस्तों, एक बात हमें समझनी है कि जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग जितनी ज़्यादा आप खुद से करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आप चीज़ों को हमारे तरीके से लीजिए, प्लेटफॉर्म से आप चीज़ों को समझिए, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप उन चीज़ों को अगर प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपको कि आपसे प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे, आपके दिमाग उस तरीके से नहीं चलेगा, लेकिन भरोसा रखिए, चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ में ज़रूर आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ के रखा उनके लिए चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अजीब तरीके से उन लोगों के लिए नई तरीके से हो रही है, तो उनको समझने में अगर प्रॉब्लम्स है तो आप एक बार दो बार चीज़ों को, स्टार्टिंग से चीज़ों को समझिए, क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इन चीज़ों को समझ के ही आप आगे के कॉन्सेप्ट को जोड़ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से यहाँ पे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग कुछ बेसिक वाले प्रोग्राम करने वाले हैं। इन बेसिक प्रोग्राम करने का जो हमारा मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि ये प्रोग्राम से जो है डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्ज़ाम से बाहर की नहीं आप में, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस किसी बड़े प्रोग्राम, इन छोटे प्रोग्राम का यूज हो जाएगा। तो ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितने आपके लिए ज़रूरी हैं उतने प्रोग्राम पूरी तरीके से कराने की मैं कोशिश करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अब कुछ इन चीज़ों को समझने की। अब देखते हैं जो हमारा ये प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ ए सर्कल। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब कि जो WAP लिखा है इसका मतलब क्या है, राइट ए प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। टू इनपुट रेडियस मत कहने का मतलब हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम किसी गोले की त्रिज्या को इनपुट करें तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज़ें हमें मिल जाएं, उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसे प्रोग्राम्स को या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। इसी कोडिंग के लिए हम लोग सी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो पढ़ने की, समझने की बात आती है वो क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैज यहाँ पे जो है वो प्री प्रोसेसर कमांड है। क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्री प्रोसेसर है क्या। देखिए, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेगमेंट ही है ये, यही से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते रहिएगा, इन चीज़ों को कहीं पे नोट करते रहिएगा। ये हैज क्या है, हैज क्या है भाई, प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे इस टर्बो C++ जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें पहले से होता है। ये क्या करेगा, आपके पहले हमारे कंपाइलर को कमांड देगा कि पहले आपको इसी टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो हैज इंक्लूड एक सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है समाहित करना। ठीक है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच एक ब्रैकेट के अंदर, एक एंगल के अंदर बंद है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट। इसको हम एंगल के नाम से जानते हैं, एंगल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर लिखा है स्टूडियो डॉट एच। डॉट एच जो है इसका फाइल एक्सटेंशन है। जैसे हर एक अपनी फाइल होती है, जैसे कोई MP3 हो गया, मतलब ये सॉन्ग होगा, वीडियो होगा तो MP4 होगा, AVI होगा, वैसे डॉट एच अपने आप में एक फाइल एक्सटेंशन है। स्टूडियो का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। कहने का मतलब हमारे प्रोग्राम में जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें जो कि पहले से कहीं ना कहीं बनाई गई हैं, उनको अगर यूज़ करना है तो इस फाइल का हम लोग लिखते हैं।
तो ये दो अपने हेडर फाइल बहुत ढेर सारी भी होती हैं, हेडर फाइल बहुत ढेर सारी भी होती हैं, लेकिन जितने की हमें ज़रूरत है उतना हम यूज़ करेंगे। आगे की जैसे नंबर्स आएंगे वैसे इन चीज़ों को हम क्या करने लगेंगे, समझने लगेंगे। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटेज, फिर नीचे लाइन लिखी है हैज इंक्लूड कोनियो डाटेज। कोनियो का पूरा मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके आगे लिखा हुआ है वाइड मेन। वाइड अपने आप में एक डेटा टाइप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच द कॉलम में अधिकतर क्वेश्चन देखा गया कि वाइड डेटा टाइप ऐसा होता है दैट्स रिटर्न नथिंग, मतलब एक डेटा टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। मेन फंक्शन ये जो सिंबल बना है छोटे वाले ब्रैकेट का, इसको हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर फंक्शन जैसे टर्म करते हैं इसको, तो इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो वाइड मेन फंक्शन, वाइड और मेन के बीच में स्पेस है, लेकिन मेन और फंक्शन के सिंबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। उसके बाद ये कौन सा ब्रैकेट बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है। इस कर्ली ब्रैकेट को समझते हैं, इसको किस नाम जानते हैं, कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। एक टर्म याद रखना है आपको कि मेन फंक्शन ही वो जगह है जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि वाइड की जगह पे हम लोग इंटीजर भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं। तो ये डेटा टाइप है। तो वाइड जैसे सारे डेटा टाइप है वैसे वाइड भी हमारा एक डेटा टाइप है, लेकिन कहाँ पे किसका यूज़ करना है किसका यूज़ नहीं करना है ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। जब फंक्शन चैप्टर के अंदर हम आएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो वाइड मेन फंक्शन ये हमारा सिंबल हो गया। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने लिखा है इंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। तो इंट यहाँ पे जो है ये हमारा डेटा टाइप है। और रेडियस नाम से हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक खाली डिब्बे जैसी जगह होती है। वेरिएबल कैसी जगह होती है, खाली डिब्बे जैसी जगह होती है जिसके अंदर हम किसी न किसी वैल्यू को पुट करते हैं। वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर वी कैन पुट द एनी वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू किस टाइप की होगी इस वेरिएबल नेम से पहले लिखा जाता है। तो इस वेरिएबल नेम से पहले क्या लिखा है, इंट। अब इसका मतलब ये साफ है कि इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर हम केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रख सकते हैं। अब इसकी रेंज की भी बात आती है कि इंटीजर की रेंज क्या होती है। तो इंटीजर की रेंज होती है -32,768, मतलब -32,768 से लेके 32,767 तक। ये ध्यान रखना है कि 32,767 तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है फ्लोट एरिया। क्या लिखा हुआ है, फ्लोट एरिया। अब देखो यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक एरिया निकाला गया है। अब एरिया को फ्लोट क्यों रखा गया है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। तो देखो यहाँ पे इस बात को समझनी है कि एरिया जो क्षेत्रफल होगा वो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो। तो इस वजह से हम लोग ऐसे डेटा टाइप को चूज़ करते हैं जो कि अपने आप में फ्लोट डेटा को रखता है। अब इस एरिया के अंदर हम किसको रखते हैं, फ्लोट को रखते हैं। एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि इंटीजर को हमारे रैम के अंदर 2 बाइट की मेमोरी मिलती है, फ्लोट को कितने बाइट की मेमोरी मिलती है, 4 बाइट की मेमोरी मिलती है। आगे हमने बनाया फ्लोट पेरीमीटर नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं, इंटीजर रेडियस, फ्लोट एरिया, फ्लोट पेरीमीटर। दोस्तों एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में 2 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। कितने तरीके के स्टेटमेंट होंगे, 2 तरीके के स्टेटमेंट होंगे। एक एक्शन स्टेटमेंट होगा, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा। तो देखो एक हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलती है वो किसी 2 कारण से मिलती है। एक तो वेरिएबल को रखने के लिए, एक दूसरा इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए। तो क्या है कि जितनी सिंपली पहले क्या होता था कि भाई 50% मेमोरी जो है वो वेरिएबल के लिए रख दी गई और 50% मेमोरी इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए रख दी गई। जब मान लो एज्यूम करो, जैसे मान लो कि आपके पास 3 और 2 2 नंबर है, ये आपके हो गए डेटा, और इसी 2 नंबर का आपको इसी प्रोग्राम में एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है। अब 3 और 2 आपके डेटा हो गए, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए। अब ये बताइए कि जितनी मेमोरी 3 और 2 को रखने के लिए मिल रही है उतने ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए मिल रही है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि डेटा को लिए जगह कभी कभी ज़्यादा हो जाती थी, इंस्ट्रक्शन के लिए कम हो जाती थी। तो इससे क्या किया गया कि एक रूल बनाया गया जिसपे ये बोला गया कि आप जितने भी डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट हैं वो पहले लिख लीजिए। डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट पहले लिखने से क्या रिजल्ट आता था, क्या फ़ायदा हुआ कि जितना भी वेरिएबल को जगह चाहिए थी वो पहले के लिए स्टोर कर दी, रिजर्व कर दी जाती थी। बाद में पूरी बची हुई जगह किसके लिए हो जाती थी, एक्शन स्टेटमेंट के लिए हो जाती थी।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ों को समझना है कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमें हमेशा पहले लिखना है और हमेशा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद ही एक्शन स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो देखो इंटीजर रेडियस, फ्लोट एरिया, फ्लोट पेरीमीटर, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गए। अब कौन सी किसकी बारी आती है, एक्शन स्टेटमेंट की बारी आती है। एक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनसे हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, जिनसे कुछ ना कुछ इनपुट होगा या फिर कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हमारा ये एक्शन स्टेटमेंट है, जिससे कोई ना कोई वर्क होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटफ। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि प्रिंटफ अपने आप में क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि चीज़ों को इसके अंदर, इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी चीज़ें लिखी जाएंगी उसको ज्यों का त्यों प्रिंट कर देता है। प्रिंटअप का अपना एक सिंटेक्स होता है, उसी सिंटेक्स को यहाँ पे फॉलो किया गया। देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज जो हमारी है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे केस का आपको ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का ध्यान में रखना है, जो चीज़ें जहाँ जिस ऑर्डर पे रखी गई हैं उसको आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही रखना है। अब बात करते हैं प्रिंटअप के अंदर लिखा हमने इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब जो बिगनर है उनको प्रॉब्लम होगी, सर प्रिंटअप के अंदर इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, इसका मतलब क्या हुआ भाई। हम देखो, जैसे मान लो आप लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो ना, तो सॉफ्टवेयर चलाने पे आपको मान लो कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर में आपको 2 नंबर को जोड़ना है। अब आपको 2 नंबर देने के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर देना चाहिए। जैसे मैसेज आ जाए कि आप आपको मान लेते हैं कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो लिख के आ जाए मैसेज इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो आप अपना पहला नंबर इंटर कर दीजिए। फिर आपके सामने आ जाए कि इंटर योर सेकंड नंबर, तो आप अपना सेकंड नंबर इंटर कर दीजिए। तो कहने का मतलब यूजर से ज़्यादा इंटरेक्ट होने के लिए हम लोग प्रिंटअप फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि यूजर को समझ में आए, एक मैसेज मिले कि उसे करना एक्चुअली अपने आप में करना क्या है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो यूजर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। और जो स्कैनअप होता है वो वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है जो इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंटीजर रेडियस, फ्लोट एरिया, फ्लोट पेरीमीटर, फिर हमने लिखा प्रिंटअप इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस। इतना लिखने के बाद हमने क्या लिखा, स्कैनअप पर्सन साइन डी एड्रेस ऑफ रेडियस। देखिए इस स्टेटमेंट का जो स्कैनअप है, स्कैनअप का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। मान लो क्या होता है भाई कि आपके पास एक डिब्बा जैसा बना हुआ है, उसका नाम हमने क्या रख दिया भाई, रेडियस रख दिया। उसका नाम हमने क्या रख दिया है, रेडियस रख दिया है। अब भाई लो हमने ये कलर ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर है। तो मान लेते हैं हमने एक रेडियस जैसा कुछ ले लिया जाए। इसको हमने ले लिया। अब मान लेते हैं हमने एक रेडियस नाम का कोई वेरिएबल बना दिया, ऐसे रेडियस नाम से मान लो बना लिया, इसका एक खाली बॉक्स हो गया। अब जब इसकी एक्शन स्कैनअप के चलने की बारी आएगी तो होगा क्या, इसके अंदर जो कुछ मान लो यूजर 5 इंटर करता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा डेटा इनपुट हो जाएगा, 5 डेटा इनपुट हो जाएगा। अब मान लेते हैं यूजर 9 डालेगा तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपको इसी बात को समझना है कि यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हम लिखने वाले हैं, वो चीज़ें आपके साथ में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे यूज हो जाएंगी। स्कैनअप आपने जो कुछ भी इंटर किया वही हो जाएगा। फिर आपने लिखा एक फार्मूला, एरिया असाइनिंग टू 3.14, जो कि अपने आप पे क्या है, पाई की वैल्यू है। पाई जैसा सिंबल तो कुछ है नहीं आपके कीबोर्ड में, तो यहाँ पे हमने उसकी क्या कर दी, वैल्यू को ही इनपुट कर दिया। तो 3.14 ये जो सिंबल बना है ये मल्टीप्लिकेशन का बना है, मल्टीप्लिकेशन रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। आपको पता है कि एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू, रेडियस के अंदर अब कोई ना कोई डेटा आ गया, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेडियस की जो वैल्यू लिखी गई है ना, ये अपने आप में क्या है भाई, यहाँ पे जो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप अपने प्रोग्राम को रन कराते टाइम पे। एरिया असाइनिंग टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस और रेडियस का गुणा होगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस और असेसिटिविटी काम करेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये 2 तरीके का ऑपरेटर है इस पूरे स्टेटमेंट में। एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है। कौन पहले साल होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला साल होगा, उसके बाद ये साल होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो एरिया बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से एरिया की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एरिया वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हमने पेरीमीटर की वैल्यू किसी तरीके से काउंट किया, 2.2 पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 की जगह पर हमने 2 कांस्टेंट रख दिया।
पाई की जगह पर हमने 3.14 रख दिया, रेडियस की जगह पर हमने रेडियस की वैल्यू जो कुछ भी यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर हमने क्या लिखा, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एक सिंपल सा एक मैसेज है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल टू का ऑपरेटर हमने लगा दिया। ये प्रिंटफ के अंदर हम जो चीज़ें लिखेंगे वो सेम एज प्रिंट हो जाएंगी। और यहाँ पे हम क्या लिखा, %साइन एफ, और किसको प्रिंट करा रहे हैं, एरिया को प्रिंट करा रहे हैं। एरिया की जो कुछ भी वैल्यू होगी ये एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू करके प्रिंट हो जाएगी। बैकस्लैश जो सिंबल है ये क्या करेगा, एक्यूरेट चीज़ों को प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरीके से हमने पेरीमीटर को भी प्रिंट करा दिया। तो इतना करने के बाद फिर हमने गेट cs जैसा वर्ड को यूज किया जो कि प्रोग्राम की क्लोजिंग होती है, और कर्ली ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि यहीं से हमारा प्रोग्राम होता है। अब देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम रन कैसे करेगा। तो चीज़ों को आपको यहाँ पे ये समझनी है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले जो आउटपुट स्क्रीन होगी वहाँ पे आपके लिख के आएगा इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस। कहने का मतलब यहाँ पे आप जो मैसेज पहले लिख रहे हैं उसकी वैल्यू वो पहले आ रहा है। फिर आपसे आप मान लेते हैं आपने वैल्यू इनपुट क्या कर दिया 5। इसके बाद फिर जो एग्जीक्यूशन है, जो भी कैलकुलेशन है वो अपने आप में इसका होगा। होने के बाद एरिया ऑफ सर्कल जो आपने प्रिंटअप के अंदर लिखा है वही प्रिंट हो रहा है, और भी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। जो कुछ भी आप प्रिंटअप के अंदर लिखेंगे केवल वही प्रिंट होगा। इस वजह से एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.5 आ गया, पेरीमीटर आ गया 31.4। तो यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है। ये रहा हमारा पहला प्रोग्राम। इसी तरीके से आइए कुछ और प्रोग्राम को हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द नंबर। कहने का मतलब एक प्रोग्राम हमें ऐसे बनाना है, उस प्रोग्राम में हमको 2 नंबर अपने से इंटर करना, मतलब जो कुछ भी यूजर जो कोई भी है उसको चलाए, वो नंबर को इंटर करे, और इंटर करने के बाद उसको उस दोनों नंबर का एडिशन भी मिल जाए, सब्ट्रैक्शन भी मिल जाए, मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाए, और डिवीजन का भी रिजल्ट मिल जाए। आइए इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल हमें लिखनी है। वाइड मेन लिखना है। वाइड मेन लिखने से यहाँ से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। हमने इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि किसी नंबर को रखेगा। इंटीजर y नाम से हमने दूसरा वेरिएबल बनाया जो कि किसी दूसरे नंबर को रखेगा। फिर हमने इंटीजर सम नाम से वेरिएबल को बनाया जो कि एडिशन के रिजल्ट को रखेगा। फिर हमने सब्ट्रैक्शन नाम से बनाया जो कि 2 नंबर का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो उसके रिजल्ट को रखेगा। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन हमने बनाया, इंटीजर डिवीजन बनाया। यहाँ से हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट खत्म हो गए। भाई जब देखो एक्स वाई तो हमारे 2 नंबर रखने के लिए जगह हो गई, अब 2 नंबर का एडिशन करना है तो उसके रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हमने सम, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इतने हमने क्या लिया, वेरिएबल लिए, क्योंकि रिजल्ट को भी रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। फिर हमने क्या लिखा, प्रिंटअप इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक मैसेज दिया कि आप एक्स और वाई की क्या करिए, वैल्यू इंटर करिए। फिर हमने क्या लिख दिया, स्कैनफ। स्कैनफ लिखने के बाद हमने %साइन डी। देखो एक बात आपको समझनी चाहिए कि स्कैनफ को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू की, दोनों नंबर की वैल्यू ले ली और यूजर दोनों नंबर क्या कर देगा, इंटर कर देगा। फिर हमने लिखा सम x प्लस वाई। सम बराबर क्या हो गया, हमने लिख दिया x प्लस वाई। सम इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वाई, मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया। डिवीजन के अंदर हमने डिवीजन का सिंबल लगा दिया। अब प्रिंटअप बैकस्लैश सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू %साइन डी प्रिंट कर जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन प्रिंट किया, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया, फिर डिवीजन प्रिंट किया। गेट सेस लगाने के बाद हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये बातें आपको ज़रा समझनी होंगी। तो सबसे पहले इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारा मैसेज चलेगा। जो कुछ भी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैसेज हमने लिखा हुआ है, ये मैसेज हमारा सेम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेम मैसेज हमारा यहाँ पे चल रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यूजर मोस्टली जो बिगनर है उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर नंबर कैसे इंटर करेंगे, 5 फिर 7। भाई देखो 5 आपने इंटर किया, अच्छी बात है। अगर आप उसके जस्ट बाद 7 भी इंटर कर देते हैं तो इसका मतलब 57 नहीं हुआ, इसका मतलब 57 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 57 हो गया। अगर आपको अपना 57 ही लिखना है, आपने 57 लिख दिया। अब सर दूसरा नंबर हमने 2 नंबर इंटर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप पहले अपना पहला नंबर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फिर अपने कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस करिए, फिर आप दूसरे नंबर को प्रेस करिए। आपको 3 डिजिट का नंबर लिखना है, 4 डिजिट का नंबर लिखना है, आप लिखिए। अगर आपको दूसरा नंबर इंटर करना है तब आप इंटर बटन प्रेस करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट हो रहा है। कितने नंबर का इनपुट हो रहा है, 2 नंबर का इनपुट हो रहा है। और उसके बाद फिर सम का रिजल्ट प्रिंट कर गया, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट प्रिंट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रिंट किया और डिवीजन का रिजल्ट प्रिंट कर जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने नंबर इंटर करने हैं।
तो ये रही बात हमारी इस प्रोग्राम की। आइए देखते हैं कुछ आगे प्रोग्राम भी करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द एवरेज ऑफ देम। मतलब कोई 3 नंबर हमें इनपुट करने हैं और उसे हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ उनसे भाग कर देना है जितने भी नंबर्स हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स की बात की गई है, तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए जो कि किसी 3 नंबर को क्या करते हो, स्टोर करते हो। यहाँ पे हमने उसे किस नाम से ले लिया है, इंटीजर एक्स वाई जेड। हेडर फाइल का सेक्शन आपको लिखना ही है, मेन फंक्शन आपको बनाना ही है। आपने 3 नंबर ले लिया। एवरेज के लिए हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, क्योंकि एवरेज हो सकता है कि हमारा फ्लोट में आ जाए, तो हम इतना हमें सोचना पड़ेगा खुद से कि जिस नंबर को हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर में होगा कि फ्लोट में होगा कि कैरेक्टर में होगा, वो डेटा हमारा कैसा होगा। इतनी चीज़ों की समझ हमें करनी होगी। इसके बाद हमने मैसेज लिखा है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब एक्स वाई और जेड की हमें वैल्यू इंटर करनी है। स्कैनअप के अंदर, एक ही स्कैनअप के अंदर हमने तीनों की वैल्यू को बारी बारी से स्टोर करा लिया। फिर एवरेज का हमने फार्मूला लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। इतना लिखने के बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट अप एवरेज ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज। हमने प्रिंट करा दिया, गेट ch हो गया। कहने का मतलब जब ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो पहले आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद हमने नंबर इंटर किया 3 4 5, फिर एवरेज ऑफ नंबर जो निकल के कितना आ गया 3.4। इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, इनपुट द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम थ्रू द कीबोर्ड। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है कि इनपुट थ्रू द यूजर, इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको समझना है कि इसे यूजर ही इंटर करे, मतलब जो इस सॉफ्टवेयर को, जिस प्रोग्राम को चला रहा है वही केवल इस चीज़ को इंटर करे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हेडर फाइल बनानी है आपको। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, मतलब मूलधन, रेट होना चाहिए, दर होनी चाहिए, समय होना चाहिए, कितने समय के लिए हमें निकालना है। तो आपको देखिए सोचना है, क्या करना है, सोचना है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने वाइड मैन लिख दिया। वाइड मैन लिखने के बाद हमने क्या लिखा भाई, फ्लोट PRTSI, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। रिजल्ट को रखने के लिए हमने भी एक वेरिएबल एक साथ बना दिया। ये जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल को अलग अलग ही बनाइए, अगर उनका डेटा टाइप सेम है तो आप उन्हें एक साथ इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर हमने मैसेज लिखा, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करिए, रेट इंटर करिए, टाइम इंटर करिए। फिर हमने क्या लिखा, स्कैनअप लिखा। स्कैनअप के अंदर हमने तीनों की वैल्यू को ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने लिख दिया, PRT डिवाइडेड बाई 100। फिर हमने इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, और हमने गेट ch लिख दिया। गेट ch लिखने के बाद हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि चीज़ें इस तरीके से हमारी क्या हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। इसका ये आउटपुट है, आप इसको देख लीजिए। अब ऐसे प्रोग्राम को अपनी प्रैक्टिस में लाइए, ऐसे प्रोग्राम को क्या करिए, अब अपने प्रैक्टिस में लाइए, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, क्लियर हो। अब मैं इस तरीके से और कुछ भी प्रोग्राम आपको दिखाने वाला हूँ, उस प्रोग्राम को मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन उसका सॉल्विंग मैं नहीं बता रहा। इसको आप अपने से करिए, और उसके बाद रिजल्ट भी आपके सामने, अपने से करने के बाद फिर आप इसको इससे मैच कराइए, देखिए कहाँ पे क्या गलती हो रही है, और फिर उस गलती को ठीक करने की कोशिश करिए। अगला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द डिस्टेंस इन मीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई भी दूरी आपको मीटर के अंदर इनपुट करनी है, मीटर फॉर्म में इनपुट करनी है, और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। सेंटीमीटर और किलोमीटर में आपको इनपुट करना है। तो आपको करना क्या है, हेडर फाइल बनानी है, मेन फंक्शन बनाना है। आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया जो मीटर में है, फिर किलोमीटर रिजल्ट को रखने के लिए, CM मतलब सेंटीमीटर को रखने के लिए। फिर हमने लिखा इंटर द डिस्टेंस इन मीटर, मतलब यूजर क्या करे, अपने डिस्टेंस को मीटर फॉर्म में इनपुट करें। इसका हम लोग करना था, हमने इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। किलोमीटर बराबर क्या होता है, अगर मीटर में हम 1000 का गुणा कर डिवीजन कर दें तो जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में हो जाएगी, वही हमने किया हुआ यहाँ पे। सेंटीमीटर में हमने क्या किया, मीटर का मल्टीप्लिकेशन हमने 100 से कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो हमारा मीटर में अगर 100 का गुणा कर देते हैं तो वो क्या उसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, गेट ch लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी के जैसा एक दूसरा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। मतलब कोई भी टेम्परेचर जो आपको किस में इनपुट करना है, सेंटीग्रेड में इनपुट करना है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में इनपुट करना है। तो बस उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, देख लीजिए आप इसके।
और अपने से करने की कोशिश करिए। अब आपके लिए ज़रूरी हो गया कि आप अपने चीज़ों को क्या करिए, अब अपने तरीके से करिए। और अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबर एंड स्वैप देम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसके अगले सेशन में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं। इसको दो तरीके से पूछा जाता है, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक दूसरा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में।